हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ यूरिया इन सीरम। यानी कि हम सीरम के अंदर जो है यूरिया का टेस्ट कैसे करते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ यूरिया इन प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में भी टेस्ट हो सकता है और ये सीरम में भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। जब इस यूनिट के एंड में आप सीखोगे क्या क्या हम इसमें बताएंगे कि यूरिया साइकिल क्या होती है, उसके डिसऑर्डर क्या होते हैं, एक्सप्लेन हाउ टू यूरिया जो साइकिल है वो रेगुलेट कैसे होती है, उसका जो हम टेस्ट करेंगे उसका प्रिंसिपल क्या है, कितने अलग अलग मेथड्स होते हैं करने के, और टेस्ट करने के बाद में उसमें क्या क्या हमारा उसमें रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट जो है हमारा, और नॉर्मल वैल्यू, क्लिनिकल कंडीशन, ये सब चीज़ें हम इस टेस्ट के बारे में अब आप बताएंगे आपको। ये साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था। इसका नाम है हॉलर सिंथेसिस के नाम से, या इसको बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जान सकते हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। कि जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक तरह से अमोनियम साइनेट के बारे में इसने बताया है कि NH4OCN को इसके साथ हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये है NH3 और ये NH2N यूरिया का फॉर्मेशन होगा। तो ये शुरुआत था, इसने साइंटिस्ट ने इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया था। ये इसके जो मेटाबॉलिक सोर्स हैं कि रेस्पिरेटरी जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, और ये अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड का इसमें डायग्राम दिखाया है, और इसका जो साइकिल चलता है हमारी बॉडी में, उससे ही ये यूरिया बनता है। और 75% जो हमारा टोटल नाइट्रोजन होता है वो यूरिया के रूप में एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से। ये ओवरव्यू है। जो हमारा प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होता है वो एंडोजीनियस प्रोटीन, अमीनो एसिड्स पूल, और एक हम डाइटरी प्रोटीन जो बाहर से खाते हैं। अगर ये प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है इस वाले में और इसमें एक्सेस है तो वो कार्बन स्केलेटन में या ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और दोनों में चेंज हो सकता है। और अमीनो ग्रुप में ट्रांस एमाइनेशन में यूज होता है, डीएमिनेशन में यूज होता है, और उसका यूरिया फॉर्मेशन बनता है। फिर ये ब्लड में जाता है, उसके बाद ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यूरिया का जो सिंथेसिस है हमारे लीवर में होता है, सिस्टोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रैब साइकिल जो इसको क्रैब साइकिल में, और जो हमारा हेंसलिएट साइकिल में। फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल जो डिस्कवर किया था, और कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, यानी कि जो अमोनिया है वो यूरिया में चेंज हो जाता है। ये इसमें कि बताया है कि ये टॉक्सिक क्यों होता है, क्योंकि जो यूरिया है इट इज़ अ टॉक्सिक केमिकल, अमोनिया इज अ टॉक्सिक केमिकल। तो इसके बारे में इसने दिखाया है कि जो हमारा अमोनिया होता है वो सिक्रीट नहीं होता, वो चेंज हो जाता है यूरिया में बाय द साइकिल ऑफ, इसको बोलते हैं हम ऑर्निथिन साइकिल। ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है, ये ग्लूटामेट है, और ये हमारा देखो NH4 बन रहा है यहाँ पे अमोनिया, और इसके द्वारा सिंथेसिस होके फिर ये आगे चेंज हो जाता है। और फिर ये ऑस्मोलर और सेरिब्रल एडिमा भी कभी कभी एबनॉर्मली ये करता है। इसकी साइकिल है यहाँ पे, जो पहले हमने अभी पढ़ा था उसमें 2 ATP यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। NH4 जब आगे बनता है कार्बोक्सिली फॉस्फेट में सिट्रोलिन बनता है फिर, और इसके बाद ये आगे जो है यूरिया साइकिल में ये एंट्री हो जाता है। ये साइकिल है हमारी, पूरी की पूरी साइकिल इसमें डायग्रामेट दिखा रखा है। यूरिया साइकिल है ये, और यहाँ पे जो अभी सिट्रोलिन बना था वो इसमें एंटर करके फाइनली ये हमारा जो पूरा फंक्शन होता है ये हमारे लीवर में होता है, और वहीं पर जो है यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ये पूरा बता रखा है कि साइटोसोल में आर्गिनिन यूरिया बना, फिर और जो ऑर्थोथिन साइकिल होती है, ऑर्थिन सिट्रोलिन, और सिट्रोलिन फिर ये आर्गिनिन सक्सिनेट, और फिर आर्गिनिन, और फिर ये फाइनली यूरिया में चेंज हो जाता है। ये हमारी सिट्रिक साइकिल है, इससे जो वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। और ये हमारी मैलेट और एस्पार्टेट जो है यहाँ पे ये शटल है। यहाँ पे ये हमारा यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है कि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है बीच में लीवर में, और इसके बनने में जो है कुछ यहाँ पे डिसऑर्डर हो जाते हैं इस तरीके के जो यहाँ पे ये दिखा रखा है।
ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जहाँ पर हमने ये क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, यही जो एंजाइम होते हैं ये एंजाइम अवेलेबल नहीं होते, और जो ये साइकिल होती है ये कंप्लीट नहीं होती है, जिसको हम यूरिया डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको बन बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसका मोलर जो हमारा मास है नाइट्रोजन का 14 kg मॉलिक्यूल्स है पर मॉलिक्यूल्स। इसमें मोलर मास जो है यूरिया का 60 g है पर मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल जो है यूरिया का उसमें 2 एटम्स होते हैं नाइट्रोजन के, यानी कि 2 × 14 28 टोटल हो गया। तो रेशो जो है मास नाइट्रोजन का जो है वो 28 × रेशो 60 हो गया, और इसका आएगा 0.47। इसलिए वाई जो मिलीग्राम है यूरिया का उसमें रखता है 28 × वाई और डिवाइड बाई 60 मिलीग्राम। तो ये हमारा जो फाइनली बनता है 1 मिलीग्राम इक्वल टू यूरिया जो होता है 0.47 मिलीग्राम बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में, इतना वो प्रेजेंट होता है। ये कैलकुलेशन के द्वारा यहाँ पे हमने इसको बन को निकाला है। ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है। सीरम यूरिया जो है 15 to 40 मिलीग्राम % होता है हमारे जो सीरम के अंदर। ये वेरीज करता है, ऊपर नीचे हो जाता है एज फैक्टर में, स्लाइटली हाइयर होता है मेल्स में, और बच्चों में इसकी वैल्यू कम होती है, और प्रेगनेंसी में भी इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। ये हमारा दिखा रखा है कि यहाँ पे जो हाउ डज बॉडी हैंडल द यूरिया, हमारी बॉडी जो है यूरिया को हैंडल कैसे करती है, क्योंकि प्रोटीन खाएंगे तो यूरिया बनेगा। हमारे लिवर भी कुछ प्रोटीन बनाता है, उससे भी यूरिया बनता है, और अमोनिया से भी यूरिया बनता है। तो वो सारा का सारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि 90% एक्सक्रीट होता है हमारी किडनी के द्वारा, फ्रीली फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलाई में, क्योंकि मोलिकुलर वेट कम होता है। कोई टेबुलर इसका कोई सिग्रेशन नहीं है, एक्टिव टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं है, और पैसिव डिफ्यूजन है इसका, जो इंटरस्टिशियम हमारे जो सेल्स होते हैं। ये यूरिन फ्लो पे डिपेंड करता है, यूरिन जितना आएगा उतना ही यूरिया वहाँ पे ज़्यादा है। एक्चुअली ये हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये ग्लोमेरुलस है, ये डीसीटी पीसीटी, और इसके बाद लूप ऑफ हेनल। ये सारा नेफ्रॉन का डायग्राम है कि कैसे यहाँ पे फिल्टर होके वो बॉडी से बाहर निकलता है। ये एटोमिया बोलते हैं इसको, सॉरी एजोटीमिया बोलते हैं, और विज यूरीमिया। तो ये कॉजेज़ होते हैं जो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं सीरम यूरिया। प्री रीनल, रीनल से पहले क्या खराबी हो सकती है किडनी से पहले, इसमें डिक्रीज परफ्यूजन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाई प्रोटीन, जब प्रोटीन ज़्यादा खाएगा उसमें हो सकता है, इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म उसका जो इंक्रीज हो रहा है, और जीआई हेमोरेज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो हेमोरेज होने के कारण भी हुए। रीनल में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, पाइलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक ड्रग्स, ये इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्ट जो हमारा रीनल है किडनी के बाद, बनाइन एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट बड़ा हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन जिसको रीनल कैलकुलाई बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स और ट्यूमर्स होने के भी चांसेस होते हैं पोस्ट रीनल में, जिसके कारण उसको ये जो हमारा यूरीमिया होने के चांसेस, एजोटीमिया होने के चांसेस होते हैं। इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे बन में, क्रेटिनिन रेशो, बन क्रेटिनिन रेशो, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल, वो अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो हमारा बन होता है वो फ्रीली फिल्टर होता है ग्लोमेरुलाई में, यूरिया हो जाता है और क्रेटिनिन भी हो जाता है। टेबुलर सिक्रीशन नो, और इसमें यस, हाँ क्रेटिनिन हो जाता है। टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन पैसिव होता है, अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो नहीं होगा, और वो यूरिन के फ्लो के ऊपर वो डिपेंड करता है। क्रेटिनिन बहुत कम मात्रा में जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम मात्रा में वो हमारे जो यूरिन में वो पास आउट हो जाता है। ये हाउ डिफ्रेंशिएट टू बन क्रेटिनिन रेशो हमारा 12 to 20 मिलीग्राम होता है, जो मिलीग्राम ऑफ क्रेटिनिन के। प्री रीनल में सीरम यूरिया इंक्रीज, सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल, बन जो है वो रेशो वो इंक्रीज हो जाएगा। रीनल में जो बीमारी होगी किडनी में, सीरम यूरिया इंक्रीज, सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज, और बन जो रेशो वो डिक्रीज। पोस्ट रीनल डिजीज होगी तो उसको सीरम यूरिया दोनों इंक्रीज हो जाएगा, सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज, और बन जो रेशो है क्रेटिनिन वो भी इंक्रीज हो जाएगा उसका। सीरम यूरिया जो है ये हमारा बच्चों में जो डिक्रीज हो जाता है, चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, एक्सटेंसिव लीवर डैमेज, लो प्रोटीन इनटेक और यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे, इसका एस्टिमेशन करेंगे, क्या क्या हमें रिएजेंट चाहिए, कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके द्वारा करते हैं, उन सब के बारे में प्रिंसिपल वगैरह हम इसमें देखेंगे। ये हमारा मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड है हमारा। यूरिया प्लस H2O होता है पानी, यूरेज एंजाइम है, और 2NH3 और CO2 में बदल जाता है। उसके बाद में हमारा एक
जो है वो नेचुरल डाइजेशन होता है इसमें। ये पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हमारा मेथड था, ब्राउन कंपोनेंट आता है और 450 पे इसको मेजर करते हैं कैलोरीमीटर में। और एक बेथेस्लोट मेथड है NH3 फिनोल, और ये एल्कली के रूप में, जो एल्कली यहाँ पे रिएक्शन चाहिए ब्लू कंपाउंड हो जाएगा और 540 नैनोमीटर पे इसको हम वहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा मेथड है वो है डाई एसिटाइल मोनोजाइम मेथड, मोनोजाइम मेथड बोलते हैं इसको। हॉट एसिडिक मीडियम सॉल्यूशन के मेथड नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें गर्म करना पड़ता है। डाई एसाइड मोनोजाइम, डाई एसाइड हाइड्रोक्सीमाइन, ये जो है इसमें हम OD लेते हैं 530 नैनोमीटर पे और रिएक्शन करता है, इसको हीट करना पड़ता है, हमें गर्म करना पड़ता है और डाइजेन के रूप में ये बदल जाता है। इसमें कलर रिएजेंट है डाइएस्टाइल मोनोजाइम, फेरिक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, और थाइयोसेमी कार्बोजाइड जो कि इसमें एक तरह से प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। ये हमारा प्रोसीजर है। हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, BST ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट। तीनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे 3 ml जो हमारा रिएजेंट है, और उसके बाद हम जो हमारा ब्लैंक होगा उसमें डालेंगे 10 UL, हम 100 UL डालेंगे। उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें डिस्टिल वाटर। स्टैंडर्ड में 100 जो हमारा UL है वो डालेंगे स्टैंडर्ड, और टेस्ट में 100 UL डालेंगे सीरम और प्लाज्मा, मिक्स करेंगे। उसके बाद में इसको बॉइलिंग करेंगे 10 मिनट के लिए, और उसके बाद कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे, और फिर मेजर करेंगे OD इसकी 540 नैनोमीटर पे। उसके बाद कैल्शियम कैलकुलेशन करेंगे। सीरम यूरिया = इसको मिलीग्राम % में रिपोर्ट देना है। और जो हमारा टेस्ट है, डिवाइड बाई द OD ऑफ टेस्ट बाई OD ऑफ स्टैंडर्ड, मल्टीप्लाई द कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड, जो हमारा जितना भी कंसंट्रेशन है उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम उसको पास आउट कर देंगे। ये क्लिनिकल केसेस हैं। एक 45 ईयर ओल्ड जो है वो लाया गया है इमरजेंसी में, अनकॉन्शियस स्टेट में है, ठीक है ना। उसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, और एग्जामिनेशन में BP 80/60 है, mm है उसका, पल्स रेट वगैरह ये सब 120 है, बहुत बड़ा हुआ है। तो उसके केस में बता रहा है कि ये हैड मैसिव एब्डोमिनल इंजरी होगी, उसको फ्रैक्चर हो गया फीवर में, और इसके अलावा उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट सर्जिकल है उसको ज़रूरत है। तो अगले दिन देखा कि उसके यूरिन जो है आउटपुट डिक्लाइन हो गया, बंद हो गया। उसके बाद में इसको इंडिकेट किया। सीरम क्रेटिनिन 1.1 मिलीग्राम है, रेफरेंस वैल्यू 0.6 to 1.2 है, और हीमोग्लोबिन 9 मिलीग्राम। हीमोग्लोबिन बहुत कम है इसका, ये ग्राम% में होता है। एस्टिमेट यूरिया सीरीन जो है इसने बताया है कि 1 का जो रेशो वहाँ पे कितना होना चाहिए। और ये जो उसके बारे में देखेंगे कि भाई टेस्ट करने के बाद कि उसको कितना वहाँ पे यूरिया आता है, कितना उसमें उसको बन निकलता है। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया आज एस्टिमेशन ऑफ यूरिया। इसको स्लाइड देखिए आप और इसमें नॉलेज गेन करिए। थैंक यू बच्चों।